नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे 5 शहर 5 खबरों का। दिल्ली पुलिस ने कंझावाला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे और लड़के की लाश को कार से घसीटने के मामले में मंगलवार को मृतक की सहेली के बयान दर्ज किए हैं। मृतका की सहेली घटना के वक्त मौजूद थी और इस पूरे मामले में वह मुख्य गवाह भी है। मृतका की सहेली के बयान के मुताबिक उसे भी हादसे में चोट लगी थी, लेकिन वो वहां से डरकर अपने घर भाग गई थी और उसने अंजलि को वहीं छोड़ दिया था। उसने यह भी बताया कि अंजलि का शरीर कार में फंस गया था और कार सवार उसे वैसे ही घसीट कर ले गए। वहीं मृतका के परिवार से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। बेटी अकेली कमाने वाली थी, मां बीमार है। कल सीएम ने भी बात की थी, सरकार पूरा इलाज करवाएगी। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। परिवार की मांग थी कि किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए। परिवार के लोगों से कागज मांगे गए हैं। परिवार गरीब है तो पार्षद, विधायक और सामाजिक लोगों से गुहार लगाई है कि सभी मदद करें। तो पीड़ित परिजनों से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है और सरकार की तरफ से पूरी मदद करने का आश्वासन दिया गया है। पार्षदों से भी अपील की गई है कि जो भी मदद हो सके वो करें। विधायकों से भी अपील की गई है कि जो भी मदद हो सके वो पीड़ित परिजनों की मदद की जाए। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि दरअसल सरकार पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए भी देगी सहायता राशि के तौर पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, अब पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है मनीष सिसोदिया ने, यह कहा जाए कि दर्द पर मरहम लगाने का काम किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से कंझावाला मामले में जो काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, तो उसके जो परिवार वालों से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की है, जहां उन्होंने कहा है कि पीड़ित के परिवार को एक नौकरी देने की बात कही है कि उनको एक नौकरी दी जाएगी, साथ ही उनको 10 लाख रुपए जो है मुआवजा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इससे राजनीति काफी तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी बात है कि जो एफएसएल रिपोर्ट आई है आज कंझावाला केस मामले में, तो जो है लेफ्ट साइड के जो है टायर के नीचे जो है हेड के निशान पे आए तरीके से गाड़ी जो है बताया जा रहा है, जो स्कूटी है वो गाड़ी के नीचे फंसी। तो उसको जो एफएसएल की जो टीम है वो आज थाना सुल्तानपुर थाने में पहुंची थी, तो एफएसएल की रिपोर्ट बनाई, तो उसके ब्लड के निशान भी आए साथ ही। और ये भी देखा जा रहा है कि ब्लड के जो निशान आए हैं आखिरकार उसके जो ब्लड निशान के बाद जो 5 युवक थे, उन 5 युवकों को जो है ब्लड सैंपल जो है टेस्ट कराया जाएगा। उसमें देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ब्लड का निकला है। तो उसमें जो है रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से तैयार की गई थी। 2 बार एफएसएल रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करके मांगी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन आज एफएसएल रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट साइड जो गाड़ी थी, लेफ्ट साइड के पहिए के नीचे जो ब्लड के निशान भी उसमें दिखाई दिए हैं। और साथ ही कहा जा रहा है जो स्कूटी है वो फंसी हुई नजर की स्कूटी जो है नीचे फंसी नजर आई थी। बिल्कुल, अब एफएसएल रिपोर्ट जो आई है उसमें आपने बताया जिस तरीके से खून के धब्बे भी पाए गए हैं, तो सीन रिक्रिएट करने की बात भी की जा रही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एफएसएल रिपोर्ट आई है इस सीन को जो रिक्रिएट किया जाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लड़की वहां से निकली है स्कूटी के, जो बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर होने की खबर इसमें आ रही थी सामने की गाड़ी के अंदर भी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर जो ब्लड के निशान नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जो देखा गया एफएसएल रिपोर्ट और स्कूटी के बराबर में जो स्कूटी थी लड़की की स्कूटी में खून के निशान नजर आए हैं। और साथ ही एफएसएल रिपोर्ट में ये भी तैयार किया गया गाड़ी जो चल रही थी बलेनो गाड़ी थी, उसमें जो लेफ्ट साइड के जो टायर था, टायर के नीचे स्कूटी फंसी होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि टायर के ज्यादा जो लेफ्ट साइड में जो है गाड़ी के बोनट पे जो है ब्लड के निशान भी इसमें देखने को मिले। और ये भी देखा जा रहा है जब एक सीसीटीवी फुटेज और भी नया सामने इसमें आया इस मामले को देखते हुए कि जब वहां से जो गाड़ी थी बलेनो गाड़ी, उसी के कुछ 5 मिनट बाद जो है दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन है वो भी घूमते हुए नजर आ रही है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि जो पीसीआर वैन दोबारा से पुलिस को जो है देखा गया, पुलिस उसमें नजर आ रही है। जो आज जो सीसीटीवी फुटेज एक बार दोबारा से मामला जो सामने आया और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार जो पुलिस वहां से घूम रही थी उस टाइम कहाँ थी जब वो लड़की जब स्कूटी गाड़ी। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी। और पुलिस से बताया गया कि जिस तरीके से पीसीआर को इन्फॉर्म भी किया गया, बावजूद इसके पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और वजह रही कि इस लड़की की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटना तय माना जा रहा है। इस जमीन पर 4365 लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर है
जिसके बाद अतिक्रमण की जद में आ रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है। लोगों की दलील है कि वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहीं होगा। लोगों की अपील यह भी है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करे और उसके बाद उन्हें हटाया जाए। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पर 5000 परिवारों को बेदखल करने का मामला है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट परिवार को मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए मंजूरी भी दे दी है और लगातार इस बात की गुहार लगाई जा रही है लोगों की तरफ से, इन परिवारों की तरफ से। यह कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार पहले इनके रहने की व्यवस्था करे, समुचित व्यवस्था की जाए और उसके बाद उनसे उनके घर खाली करवा जाए, उनकी जगह को खाली करवाया जाए, क्योंकि वो सालों से उस जगह पर रह रहे हैं जिस जगह को खाली करवाने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये जगह रेलवे की है और अब इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही जा रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर ये हजारों हजार परिवार जाएंगे कहां, ये अपना आशियाना बनाएंगे कहां और आखिर अपने बच्चों को पालेंगे कैसे और अपने बच्चों के भविष्य को संवारेंगे कैसे। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के ये लोग सड़कों पर भी उतरे हैं, लगातार आंदोलनरत हैं और अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए और सरकार की तरफ से उन्हें रहने की समुचित व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद ही उनके घरों को खाली करवाया जाए। तो हल्द्वानी से 5000 परिवारों को बेदखल करने का यह मामला है। हल्द्वानी में आपको बता दें कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से और यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो रेलवे की जमीन है उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और हजारों हजार परिवार इस पर बसर कर रहे हैं, इस पर अपना घर बनाए हुए हैं और वो सालों से रह रहे हैं यहां पर। लेकिन अब आपको बता दें कि दरअसल इस जमीन पर 4365 लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन्हें हटाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अतिक्रमण की जद में आ रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है, अंतरिम राहत की गुहार लगाई है। लोगों की दलील है कि यह वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहीं होगा। लोगों की अपील यह भी है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करे और उसके बाद ही उन्हें यहां से हटाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब जिस तरीके से इन परिवारों को लगभग 5000 परिवारों को बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से इन्हें झटका मिला है और इन परिवारों को बेदखल करने की बात भी कही गई है, लेकिन अब इन्हीं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और यह कहा गया है कि दरअसल इनकी पहले व्यवस्था रहने की जाए, तब इन्हें यहां से बेदखल किया जाए। क्या और मामले पर जानकारी है, क्या कुछ आज की तस्वीरें यहां पर हल्द्वानी की नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए बात की जाए हल्द्वानी में जो रेलवे जमीन है, करीब 78 एकड़ जमीन पर यहाँ रेलवे ने अपनी जमीन बताते हुए यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। यहाँ पर केवल 10 दिन का समय दिया था, उससे ये जब ये लोग यहाँ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने की यहाँ पर बात की गई। उसके बाद जो प्रशासन से हमला है और रेलवे विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ को कैसे यहाँ का अतिक्रमण तोड़ा जाएगा उसको लेकर तैयारी करनी गई थी। और जब ये लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इनकी बात सुनने की यहाँ पर 5 तारीख को बात सुनी जाएगी कहा गया है और कल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर निर्णय आएगा इस मामले को लेकर। लेकिन आज की बात की हल्द्वानी में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बर्नपुरा क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो माहौल है अफरा तफरी का लगातार बनता जा रहा है। आज यहाँ पर तमाम राजनीतिक नेता यहाँ की बात की जाए जो राजनीतिक लोग हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार। आज एसटी हसन जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पहुंचे और उनका डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का पहुंचा। यहाँ पर विधायक थे और वो थे, तो जनता का साथ लगातार देने की बात लगातार की जा रही है और यहाँ करीब 50,000 लोग जो है अगर यहाँ से अतिक्रमण होता तो वो लोग बेघर हो जाएंगे। उसको लेकर के अब लोग में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और आज का दिन यहाँ इंतजार करना बेहतर लोगों के लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है पूरा मामले की सुनवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर रह रहे लोग परेशान हैं और इन्हें इनके घर खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट से भी इन्हें झटका लगा है और उसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उधर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे जहां पर कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में महाराजगंज जेल में बंद है। बुधवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस सपा विधायक को कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची। सपा विधायक पर
करीब 17 संगीन मुकदमे दर्ज हैं और आज कानपुर कोर्ट में पेश किया गया इरफान सोलंकी को। महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचाया गया सोलंकी को और इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। इरफान का परिवार भी कोर्ट के बाहर मौजूद रहा। तो इरफान का परिवार भी कोर्ट में मौजूद रहा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया गया है। कानपुर कोर्ट में पेश हुए हैं इरफान सोलंकी और इसके साथ ही महाराजगंज जेल से कानपुर पहुंचे हैं सोलंकी। कड़ी सुरक्षा के बीच सोलंकी को कानपुर ले जाया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिनके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं और आज कानपुर कोर्ट में पेश किया गया है विधायक सोलंकी को, जहां पर उनका परिवार भी मौजूद रहा। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है। जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? अदालत सबकी है। पे भरोसा है। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है। जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? अदालत सबकी है। पे भरोसा है। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है। जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ बोलेंगे? खड़ी है गाड़ी उधर है। विधायक जी कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ बोलेंगे? लड़ाई कहाँ तक जाएगी? विधायक जी, अरे विधायक जी, पे भरोसा है। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है। जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? अदालत सबकी है। आपके साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, इरफान सोलंकी से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि कलम भी इनकी है। अरे इधर से नहीं। अरे इधर से। अरे विधायक जी, कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ बोलेंगे? खड़ी है गाड़ी उधर है। विधायक जी कुछ बोलेंगे? विधायक जी कुछ बोलेंगे? लड़ाई कहाँ तक जाएगी? विधायक जी, अरे विधायक जी, पे भरोसा है। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है। जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? अदालत सबकी है। आपके साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, इरफान सोलंकी से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद असलम, आज भारी सुरक्षा के बीच जो है कानपुर कोर्ट पर पेश किया गया है इरफान सोलंकी को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो सपा विधायक इरफान सोलंकी है वो उनको महाराजगंज जेल से कानपुर जो है पेशी पर लाया गया था। हालांकि महाराजगंज से वो कल ही निकल गए थे मंगलवार को, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से उनको कन्नौज में ही रात में जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जिसके बाद आज सुबह 9 बजे उनको जो है भारी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट लाया गया। यहाँ पर भी काफी जो है सुरक्षा बल तैनात था। उनके साथ उनके वकील थे इरफान सोलंकी के साथ, इसके अलावा उनका परिवार भी था। के बाद वहां पर आज सुनवाई हुई है। आपको ये भी बता दें कि आज जो इरफान के अंदर जो पहले जो एक मायूसी देखी जा रही थी वो नहीं थी। आज उन्होंने अपना हाथ उठाकर जो उनके जो चाहने वाले हैं या जो भी समर्थक थे वहां पर उनको एक हिम्मत भी दिखाई, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज जो इरफान सोलंकी के जो गैंगस्टर का मामला है उसमें सुनवाई होनी थी। इरफान पर अगर मुकदमों की बात करें तो अब तक
1.5 दर्जन से ज्यादा इरफान पर मुकदमे लगाए जा चुके हैं और उनके ऊपर उनके 4 साथियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है और उसी मामले को लेकर आज कोर्ट में पेशी थी, वहां पर सुनवाई हुई है। हालांकि उसके बाद अभी जो उनके वकील हैं उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई थी, जिसके बाद आज उनको जो है फिर महाराजगंज जेल जो है वहां पर जो है शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि क्योंकि काफी समय हो गया था और जो कोहरे की वजह से बताया ये भी जा रहा है कि रास्ते में कहीं किसी और जिले में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल की जो कार्रवाई है वो आगजनी मामले में वो शुरुआत हुई थी। जो मुकदमा लिखा गया था उसके बाद फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा और इसके अलावा जो एक बांग्लादेशी नागरिक था रिजवान, उसको प्रमाणित करना कि वो इंडियन है, इस मामले पर भी उनका मुकदमा चल रहा है। और इसके अलावा ऐसे जो पीड़ित हैं जो कई और भी संगीन मामले चल रहे हैं, ऑफिस पहुंचे थे जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी लिखित तौर पर कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है या फिर इरफान ने उनके साथ दबंगई की है। इसके अलावा जो एक पुलिस का मसला हुआ था यहाँ पर जाजमऊ क्षेत्र में, जहाँ पर इरफान एक पुलिस कर्मी के साथ अवस्था करते ही दिखाई दे रहा था, उस मामले में भी पुलिस ने FIR दर्ज की थी। तो ऐसे करते हुए इरफान के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इरफान सोलंकी पर और ये कहा जा सकता है कि अभी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं सोलंकी के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। और उधर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए घरेलू रोड शो की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे और कल मुंबई में अधिकारियों के साथ रोड शो करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी दिग्गज उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। कल मुंबई में रोड शो करेंगे सीएम योगी। GIC को लेकर पहला रोड शो करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, ये कहा जा सकता है कि GIC को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसकी कमान वो खुद अपने हाथों में संभालते नजर आ रहे हैं। देखिए GIC यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आ रहा है उसमें साफ तौर पे पूरा एक लक्ष्य रखा गया है कि बड़े पैमाने पर निवेशकों को लाया जाए और बड़े पैमाने पर निवेश को लाया जाए। और जी को कह सकते हैं कि लगातार इसको पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसमें खुद जुटे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से लगे हुए हैं। और उन्होंने देखिए जिस तरीके से विदेश का भी दौरा किया, देश के अंदर भी अब जब एक तरफ विदेशों के जो निवेशक हैं उनके साथ में बैठकें हो चुकी हैं, उनको उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण दिया जा चुका है। उसके बाद घरेलू निवेशकों को रुझाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई पहुंचे हुए हैं। आज उनकी कई लोगों से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के जो बड़े निवेशक हैं, जो लोग हैं मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो महाराष्ट्र में हैं, उनसे आज वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद में कल उनका एक रोड शो भी होना है। जो अलग अलग बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, महिंद्रा ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, उनके जो चेयरपर्सन है या जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात होगी और उनको उत्तर प्रदेश में आने का इन्विटेशन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू जो निवेशक हैं वो भी आए। एक तरफ जहां सरकार का पूरा लक्ष्य है कि विदेश से बड़े पैमाने पर निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी जो बड़े निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए। जो लक्ष्य रखा गया है वो एक बड़े लक्ष्य की तरफ लगातार सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। फिलहाल अभी जो 10 से 12 फरवरी के बीच में इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित होगी, उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे इस मसले की कमान संभाले हुए हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार के जो है उसमें से एक ही सबसे अहम कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसको रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके, ताकि यहाँ पे रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर हैं वो सर्जित हो। बिल्कुल, रोजगार के आयाम खुल सके और उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जो है ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं और इसकी कमान वो खुद संभालते नजर आ रहे हैं। उधर BSSC अभ्यर्थियों पर पटना के डाक बंगला चौक पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भारी पड़ गया करना। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी। इस दौरान कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। BSSC के अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। पटना के डाक बंगला चौक पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के और इस दौरान ये देखा गया कि दरअसल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके इन अभ्यर्थियों को जमकर पीटा गया है
और कड़ाके की ठंड में इनको अपनी मांग को लेकर के आवाज बुलंद करना भारी पड़ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, आज जिस तरह से पटना में इन अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया, दौड़ा दौड़ाकर छात्रों को पीटा गया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि छात्र लगातार जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं, ये इन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल योगेश, बिहार के अंदर छात्रों पर लाठियों का प्रहार है और नीतीश कुमार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तकरीबन 5000 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे इस प्रदर्शन में। BSSC परीक्षा पेपर लीक हुआ था। 3 शिफ्ट में दरअसल ये पेपर हुआ है और 2 शिफ्ट में पेपर लीक हो गया था। इसको लेकर जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी के पटना कॉलेज से डाक बंगला तक ये प्रदर्शन किया जाना था और पटना से प्रदर्शन शुरू होता है छात्रों का। देखिए, लोकतंत्र में विरोध जायज होता है, लेकिन इस विरोध को आप कुचल नहीं सकते योगेश, क्योंकि विरोध करेंगे, छात्रों का हक है विरोध करना। भाई, कोई छात्र सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बड़ी मुश्किल बात परीक्षा वो आयोजित होती है, वो परीक्षा देता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, और उस छात्र की मेहनत का फिर क्या हुआ बताइए योगेश। इसके साथ ही ये आज प्रदर्शन किया गया था। पटना कॉलेज से लेके डाक बंगला चौराहे तक प्रदर्शन होता था और डाक बंगला चौराहे जैसे ही प्रदर्शन पहुंचता है योगेश, ताबड़तोड़ पुलिस की लाठियां बिहार के छात्रों पर, उन बेगुनाह छात्रों पर टूट जाती हैं और कई छात्र तो बेचारे अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। किसी छात्र का सर फूट गया, किसी के पैर में डंडा लगा है। और उधर आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, उनका बयान सामने आता है। लल्लन सिंह कहते हैं, अरे इस तरह के लाठीचार्ज तो हिंदुस्तान में होते रहते हैं। ये लल्लन सिंह का बयान, एक जिम्मेदार नेता जिनकी पार्टी के साथ गठबंधन है बिहार में सरकार का। साथ ही इसकी तुलना उन्होंने दिल्ली में जो 2 दिन पहले दिल्ली में जो हादसा हुआ सड़क से घसीटते अंजलि वाला, उससे इसको तुलना कर दी। बोला बिहार में जंगल राज है क्या, पूछ रहे हैं बिहार में जंगल राज है क्या और दिल्ली में मंगल राज है, ये सवाल लल्लन सिंह ने किया। तो ये सवाल भी लल्लन सिंह का कहाँ तक जायज है, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर 2014 के बाद ये परीक्षा का आयोजन किया गया था योगेश, उसके बावजूद भी ये पेपर लीक हो जाता है। आखिरकार कैसे अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है, कौन कौन दोषी, उन पर कार्रवाई किए जाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन बेगुनाह छात्रों पर लाठी चला देना कहां तक जायज है सरकार? बिल्कुल जायज नहीं है और जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया किस तरीके से छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतने। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।